हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस के बारे में। ऑफ कैंपस की रियलिटी क्या होती है, कितनी मुश्किल से आपको मिलती है, सब आप अच्छी तरह जानते हो। हमारे साथ इस वीडियो में निशांत चाहर। इन्होंने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ कैंपस प्रोसेस क्रैक किया है। हम बात करेंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, मेनली बात करेंगे सीजीपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या है। बोलना आसान है कि भाई अप्रोच कर लो, रेफरल ले लो, मेल कर दो एचआर को, फिर मिल जाएगी, पर असलियत क्या है, निशान ने क्या चीज करी जिससे इनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने इसको क्रैक किया। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं निशान के साथ, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में, ऑफर रिवोकेशन के बारे में। बेसिकली निशांत की थोड़ी हिस्ट्री खतरनाक रही है। सैमसंग का पीपीओ इनका कैंसिल हो गया था, वो भी छोटा सा डिस्कस कर लेंगे आपके लिए, बट पहले हम वीडियो में पूरा डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मेनली वीडियो डेडिकेटेड है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि भाई चीजें काम करती है अगर सही ढंग से लगाई जाए। तो स्टार्ट करते हैं निशांत के एक छोटे से इंट्रो के साथ। So first of all, thank you sir for inviting me on your channel. So I am Nishan Chahar. I am currently a final year engineering student at NSIT. I have an offer from Microsoft. मैं अभी Microsoft ज्वाइन करने वाला हूँ. I have one Smart India Hackathon और मैंने Samsung में इंटर्न करी थी. उसकी सारी जो डिटेल्स थी वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी. बाकी आज इस वाली वीडियो में जैसे सर ने बताया ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे, रिजेक्शंस के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रिपेयर किया था, 2-3 दिन में रिवीजन कैसे करना था, वो सब के बारे में बात करेंगे. तो सर ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझते हैं यार, हमने बहुत वीडियोस देख ली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है, कैसे अप्लाई करना होता है, रोड मैप क्या होते हैं, रियलिटी समझते हैं एक बार निशान से, क्योंकि उन्होंने ऑन कैंपस भी क्रैक कर लिया है, ऑफ कैंपस भी क्रैक कर लिया, और दोनों जो कंपनीज क्रैक करी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस बहुत नेक्स्ट लेवल थी, उनका नाम अच्छा था, एक अच्छा ब्रांड था। ठीक है, तो निशान सबसे पहले ये चीज समझाओ यार कि ऑन कैंपस आसान होती है या ऑफ कैंपस आसान होती है। ग्राउंड रियलिटी अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो क्या चीज ज्यादा आसान है, क्या चीज ज्यादा मुश्किल है। तो ऑन कैंपस यार होती ही आसान है, क्योंकि कंपनीज तुम्हारे पास आ रही हैं तुम्हें हायर करने के लिए. ऑफ कैंपस तुम्हें कंपनीज के पास जाना पड़ता है, रिक्रूटर्स के पास जाना पड़ता है कि मेरे को हायर कर लो. तो वो वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है. सेकेंडली, तुम्हें कभी पता नहीं होता यार कि ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी कब आएगी. ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता कि अच्छा कल आएगी, परसों आएगी, ये कंपनीज इस टाइम हायर कर ही लेगी, मतलब कुछ वो कंफर्म सा नहीं है. बट ऑन कैंपस में होता है कि चलो आज कंपनी नहीं आई, कल तो आएगी, परसों आएगी, और लगातार मतलब 1 महीने 1.5 महीने तक कंपनीज आती रहती हैं. ऑफ कैंपस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देन ऑफ कैंपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. ऑन कैंपस में तुम वही 300 400 500 लोगों से कॉम्पीट कर रहे होते हो. ऑफ कैंपस में तुम वही लाखों लोगों से कॉम्पीट कर रहे होते हो, Tier 3 Tier 2 Tier 1 सब लोगों से. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. प्लस एक अपॉर्चुनिटी लाना ही काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, टेस्ट लिंक आना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि ऑफ कैंपस जो है वो डिफिकल्ट होती है. ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं. जो निशांत की हिस्ट्री रही है वो थोड़ी खतरनाक रही है. ठीक है, निशांत के पास ऑफर्स थे क्योरफिट से, सैमसंग से. उसके बारे में समझते हैं एक बार क्या हुआ था, और वो चीज़ें होने के बाद फिर ऑफ कैंपस में जाना, वो सब डिस्कस करते हैं. निशांत, तो सैमसंग में क्या होता है यार, पीपीओ प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया था, तो वहाँ तो इसलिए पीपीओ नहीं मिला. अब क्योरफिट में इसलिए मैंने ऑफ कैंपस ट्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि क्योरफिट में एचआर का कॉल आया था कि वो लोग अभी हमारी ज्वाइनिंग डिले कर रहे हैं, अक्टूबर में ज्वाइनिंग करवाएंगे, और कुछ कैंपसेस की वो जनवरी में ज्वाइनिंग करवा रहे थे. तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत दी थी यार, 6 महीने तक डिले हो रहा है, तो क्या पता ऑफर रिवोक ना हो जाए. बट ऐसे क्योरफिट करता नहीं है. लास्ट ईयर भी कोविड के टाइम भी एक भी ऑफर रिवोक नहीं किया था, बट फिर भी एक डर था. तो उसके बाद ऑफ कैंपस काफ़ी कंपनीज में ट्राई किया, 8-9 कंपनीज में ट्राई किया, एंड फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में ऑफर मिल गया. तो अगर हिस्ट्री ऐसी रही हो कि आपका पहले पीपीओ चला गया हो, फिर आपको क्योरफिट ने बोले कि डिले, थोड़ा ट्राई करते 3-4 महीने बाद, तो अपने आप डर लगता है. फिर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, कुछ सेफ ऑप्शन ट्राई करते हैं, कुछ बड़े नाम के साथ जाते हैं. ठीक है, अब निशान ने माइक्रोसॉफ्ट ट्राई किया, बट ऐसा नहीं है कि पहला ट्राई माइक्रोसॉफ्ट में किया होगा और उसमें सिलेक्शन हो गया होगा. बहुत सारे ट्राई किए होंगे, किसी किसी से रिस्पॉन्स आया होगा, उन सबके प्रोसेस में बैठे होंगे. तो एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई किया था. मैंने 8-9 कंपनीज में अप्लाई किया था. सेल्सफोर्स, डी शॉ, इंट्यूइट, तुम्हारी 8fold, इंस्टाबेस, मिराकरी, जापानीज कंपनी है एक, एंड तुम्हारी VMware. तो कुछ में से तो टेस्ट लिंक ही नहीं आया. जैसे तुम्हारे VMware में टेस्ट लिंक नहीं आया था, इंस्टाबेस में टेस्ट लिंक आया था, बट उसके बाद तीनों क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू नहीं आया. देन सेल्सफोर्स और इंट्यूइट के तो टेस्ट ही क्लियर नहीं हुए. डी शॉ में इंटरव्यू हुआ, 8fold में इंटरव्यू हुआ, फिर रिजेक्शन हो गया. तो ऐसा नहीं है कि बस पहली कंपनी में बैठे और हो गया, क्योंकि जो टच था वो थोड़ा सा छूट गया था. अगस्त में कंपनी लगने के बाद जनवरी तक थोड़ा ऐसा था कि उसके बाद बहुत कम क्वेश्चंस करे थे, तो वो टच छूट गया. तो उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लग गया, एंड फिर अभी अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट में हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं यार कि अगर वीडियो में बोलना हो कि ठीक है ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि हाँ ये 6-7 तरीके हैं. ठीक है, तो हमें तरीके पता है, बट रियलिटी में उस तरीकों से कुछ होता भी है कि नहीं होता है. आपको ऑफ कैंपस इतने सारी जगह से टेस्ट के लिंक आए हैं, आपने प्रोसेस में
पार्टिसिपेट किया है, तो एग्जैक्ट क्या तरीके होते हैं ऑफ कैंपस में अप्लाई करने के जो कि वर्क करते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो समझना चाह रहा हूँ मैं कि ये चीज़ करेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है, या फिर ये चीज़ हम गलत करते हैं इसी को ठीक कर लेते हैं, इस चीज़ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले यार एक तो डायरेक्ट तुम वेबसाइट पे अप्लाई करते हो, उससे जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत कम होता है। आते हैं मतलब तुम्हें टेस्ट लिंक आ जाएगा, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे मिराकली जो जापानीज कंपनी है, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया तो कोई रेफरल वगैरह नहीं, आ गया था टेस्ट बट आगे प्रोसेस नहीं हुआ। देन तुम रेफरल ले सकते हो लोगों से। अब रेफरल कैसे लेना सही रहता है, फर्स्ट तुम ढूंढो लिंक्डइन पे तुम्हारा अगर कोई कॉलेज कनेक्शन है। अगर कॉलेज कनेक्शन ही मिल जाए तुम्हें उस कंपनी में तो बेस्ट है, मतलब तुम काफ़ी आराम से रेफरल ले सकते हो। उनको अपना बस रेज्यूमे दो, जॉब आईडी दो, और उनको बताओ कि क्या सिचुएशन है, तुम क्यों अप्लाई कर रहे हो, तुम क्या मतलब थोड़ा उन्हें बैकग्राउंड दे दो कि इसलिए अप्लाई कर रहे हो, मेरे को ऑफर नहीं मिला है, मेरे को ऑफर मिला है एंड ये हो गया है। बाकी अगर तुम्हारा कोई कॉलेज कनेक्शन नहीं है लिंक्डइन पे, तो फिर रैंडम किसी उस कंपनी में जो काम कर रहा है उस एम्प्लॉय से बात करो, उसको कनेक्शन बनाओ एंड उनको भेजो अपना रेज्यूमे और जॉब आईडी। अब मैसेज अच्छे से लिखो कि सर मैं अभी ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं एंड मैं अपनी आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं बस रेज्यूमे भेज दिया, बोल दिया आप अपनी कंपनी में रेफर कर दो, ऐसे कोई रेफर तुम्हें नहीं करने वाला है, सच्चाई यही है। उसके बाद थर्ड जो तुम्हारा ऑप्शन होता है यार, वो ये होता है कि तुम एचआर या रिक्रूटर का डायरेक्ट तुम्हारे पास ईमेल मिल जाए। अब वो कैसे मिल सकता है, तुम्हारे किसी दोस्त ने अप्लाई किया तो उसके पास ईमेल आईडी हो, या फिर किसी सीनियर ने अप्लाई किया तो उसके पास ईमेल आईडी हो, तुम लिंक्डइन पे ही एचआर या तुम रिक्रूटर को अप्रोच कर रहे हो, तो ये तुम्हारा थर्ड वे होता है जिससे तुम्हारे टेस्ट लिंक्स वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने तीनों यूज़ करे थे एंड तीनों से थोड़ा थोड़ा आया था कन्वर्जन। ठीक है। तो ये हमें कुछ तरीके पता लग गया कि ऑफ कैंपस इन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीके हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट अगर कोई अप्लाई करके सिलेक्ट हो जाता है तो इन तरीकों की थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, ठीक है, कि हाँ ये काम करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। मेरी निशान से बात हुई थी यार, तो अराउंड 2 से 3 दिन ही प्रिपेयर हमने किया था। तो जब मैं 2 से 3 दिन बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पहले कुछ भी नहीं आता था और हमने सिर्फ 2 दिन में सब कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ पहले प्रैक्टिस की गई थी, सीपी भी आती थी, डीएसए भी आती थी, प्रोजेक्ट भी बनाए हुए थे। ये 2-3 दिन के अंदर मैंने रिवीजन वाला काम किया है, ठीक है। तो वो 2-3 दिन अगर हमारे पास बचे हों, 2-3 दिन बाद हमारा इंटरव्यू हो या प्रोसेस स्टार्ट हो रहा हो, तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यार सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए, जीएफजी पे जाना चाहिए, आर्काइव्स देखने चाहिए और आर्काइव्स पढ़ लेने चाहिए 20-25-30 जितने तुम्हें उस कंपनी के मिल रहे हैं। बिकॉज यही होता है, ट्रेंड यही है कि जो रिसेंटली इंटरव्यूअर जो हो ले रहे होते हैं इंटरव्यूज़, वही मतलब घुमा फिरा के वही लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। नहीं तो तुम्हें टॉपिक या फिर ये पता चल जाता है वो कंपनी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। क्या वो कंपनी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती है, डीएस पे ज़्यादा फोकस करती है, या डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है, वो तुम आर्काइव से देख के पता कर सकते हो। अब उसमें तुम्हें जो चीज़ आती है वो तुम साथ साथ पढ़ते जाओ, जो नहीं आती वो रिवाइज करते जाओ। एंड उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि यार ये चीज़ मेरी वीक है, तो बस उस पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे मेरे को लग रहा था कि OSGBMS मैं भूल चुका हूँ, तो मैंने उसके बाद बस OSGBMS अपना फिर से पढ़ा, थोड़ा लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पढ़ लिया एंड बस यही 2-3 दिन में किया था। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती है यार, जब आपने अपने कोडिंग जर्नी स्टार्ट की होगी, आपने एक नोटबुक बनाई होगी जिसमें आप अपने कुछ अच्छे अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चंस लिख लेते होगे, ठीक है, इसका मैंने ये अप्रोच सोचा था, इसका मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है। इस टाइम पे जब आपको रिवाइज करना होता है, आपकी वो नोटबुक बहुत ज़्यादा काम आती है। उसको एक बार आप पलट के देख लोगे, आधा घंटा लगा दोगे उसके ऊपर, तो चीज़ें ऐसे रिवाइज हो जाएंगी बहुत ज़्यादा आराम से, ठीक है। निशांत, एक चीज़ और मुझे पूछनी है यहाँ पे यार, मैं मान के चल रहा हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे होगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा। तो मैंने कुछ रोड मैप्स बनाए थे ऊप्स के ऊपर, डीबीएमएस के ऊपर, ओएस कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। एक चीट शीट बनाई थी डीएसए के 450 क्वेश्चंस की। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने जितने भी इंटरव्यूज दिए, ठीक है, आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस हो गया, तो क्या जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका डिफिकल्टी लेवल या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं वो डीएसए शीट के साथ? हाँ है ना, इसमें ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए अपने को, मैंने किसी को डराया नहीं है। शायद ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे अपने यहाँ पे। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जब तक सर ने वो शीट निकाली थी, जब तक रोड मैप्स निकाले थे, मेरी एक प्लेसमेंट हो चुकी थी, तो मैंने सारी चीज़ें पहले पढ़ ली थी और मेरे पास अपने नोट्स वगैरह थे, ठीक है। तो मैंने जब वो क्वेश्चंस देखे तो ऑलमोस्ट वही सिमिलर क्वेश्चंस थे जो मैंने किए हुए थे, वही 450, मैंने 550 के आसपास क्वेश्चंस किए थे, तो वो 450 क्वेश्चंस उनमें इंक्लूडेड थे सारे। तो वो सारे क्वेश्चंस उनमें इंक्लूडेड हैं जो 300-400 लोग कहते हैं ना कि यार ये बेसिक वाले ज़रूर कर लो, इनसे तुम्हारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो हाँ, वो सब उस शीट में मतलब इंक्लूडेड है, तो ज़रूर कर सकते हो। बाकी यार उस शीट को तुम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, उसमें साइड में एक और कॉलम बना लो, उसमें अपना लॉजिक लिख लो, तो जब तुम्हें रिवीजन करना होगा बस वही शीट एक बार ही पढ़ ली और हो गया काम। मैंने ऐसे ही कर रखा था, एक शीट बना रखी थी अपनी, उसमें ऐसी क्वेश्चन के लिंक्स थे एंड मैं साथ में लॉजिक लिख लेता था, तो बाद में रिवाइज हो जाता था। फिर OSGBMS के मैंने नोट्स बना रखे थे, मैंने वो नोट्स भी डाल रखे अपने चैनल पर, एक वीडियो है उस पर सब कुछ शेयर कर रखा, वो देख सकते हो। तो उससे मैंने रिवाइज कर लिया था एंड सर वाले वो सेम ही है, मतलब सेम क्वेश्चन सर ने डिस्कस कर रखे हैं, सेम चीज़ों के लिंक्स वगैरह दे रखे, तो हाँ वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम। ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। और अब आपकी प्लेसमेंट बिना किसी कोडिंग कोर्स में पैसे खर्च किए, 18,000 का, 20,000 का, 35,000 कोर्स में खरीदूं, एक शीट उठाओ, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, उसको खत्म कर दो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने शीट बना रखी है, इंटरव्यू में
मेजॉरिटी टाइम्स यही चलता है, इसी डिफिकल्टी लेवल पर बातें होती हैं। तो ये चीज़ में समझ में आ चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है प्रोजेक्ट डिस्कशन। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने अमेजॉन में इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पर मेरा एक डेडिकेटेड राउंड प्रोजेक्ट के ऊपर था। उसमें पूरा पूछा था कि आप कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे 1 घंटे लगातार। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका कोई डेडिकेटेड राउंड हुआ था क्या प्रोजेक्ट्स के ऊपर? तो एज सच कोई डेडिकेटेड राउंड नहीं हुआ था। सेकंड राउंड में इन्होंने पूछ लिया था कि यार कोई एक प्रोजेक्ट अपना समझा दो, तो मैंने वहाँ पे अपना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वाला प्रोजेक्ट उनको समझा दिया था। उसमें चैलेंजेस क्या फेस किए थे, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी, हमने कैसे सॉल्व किया था, वो सारी चीज़ें बता दी थी। जनरली वो वही चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो वही सब बता दिया था। एंड या हर राउंड में मतलब मोस्टली इंटरव्यूज में तुमसे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यार, प्रोजेक्ट जब भी आप डिस्कशन हो रहा हो उसके ऊपर, तो ये मेक श्योर करेंगे प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया हो, क्योंकि खुद बनाया होगा तभी उसकी डेप्थ में आप जानते होगे। आपसे पूछा कि कहाँ फंसे, क्या चैलेंजेस फेस किए, ओवरकम कैसे किया, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, ये सब आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने वो खुद बनाया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ निशान 3 क्वेश्चन के बारे में, अगर मेरा प्रोजेक्ट राउंड है, 3 क्वेश्चन ऐसे जो कि पक्का मेरा इंटरव्यू मुझसे पूछने ही वाला है, जो मुझे पता होने ही चाहिए, जेनरिक 3 क्वेश्चन को क्या होंगे वो? ओके ओके। तो यार पहला क्वेश्चन यही होता है, तुमने टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ करी थी एंड क्यों यूज़ करी थी। अगर तुमने मोंगोडीबी यूज़ किया तो वो ज़रूर पूछेंगे तुमने एसक्यूएल वाला कोई डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ किया, तुमने नो एसक्यूएल डेटाबेस क्यों यूज़ किया, तुमने रिएक्ट नेटिव यूज़ किया तो फ्लटर क्यों नहीं यूज़ किया। तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि तुमने ये वाली टेक्नोलॉजी क्यों प्रेफर करी, मतलब दूसरी वाली से। तो दूसरा क्वेश्चन जो जनरली पूछता हूँ यही पूछते हैं कि यार चैलेंजेस क्या फेस करे तुमने उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम, या फिर प्रोजेक्ट में अगर तुम्हें कोई चैलेंज आया हो। एंड थर्ड क्वेश्चन यही होता है कि उस चैलेंज को कैसे तुमने टैकल किया। तो बेसिकली यही 3 क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो तुम्हारी स्टार टेक्निक होती है, उससे तुम ये सारे क्वेश्चन को तुम बता सकते हो। तो एक बार वो स्टार टेक्निक पे अपने सारे जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चीज़ उसकी लिख लिया करो बिफोर इंटरव्यू, काम आती है। और जब हम स्टार बोलते हैं, स्टार का मतलब चांद तारा नहीं होता, स्टार का मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। इन चारों चीज़ों में ब्रेक कर लो अपने प्रोजेक्ट को और इसको फिर डिवाइड कर लो कि हाँ सिचुएशन में ये बताऊंगा, एक्शन में ये बताऊंगा, रिजल्ट में ये बताऊंगा। उसको चीज़ आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। इंटरव्यू पूछेगा तो आप हंसते हंसते जवाब दोगे, वो भी पूछेगा कि भाई बिना बात के क्यों हंस रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं एक बच्चा हूँ, मुझे ये समझना है कि निशांत भैया मुझे ये बताओ कि मैं कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं उसको आंसर कैसे करूं, हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, राइट। तो इसको कैसे कर पाएंगे हम? तो जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना इंटरव्यू, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जानना चाहता है, ना कि तुम्हारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं हमेशा इंटरव्यू में। तुमने ब्रूट फोर्स जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में अप्रोच आई वो तुमने समझाई, फिर तुम उसके बाद वाली अप्रोच बताते हो कि यार अच्छा मेरे को ये चीज़ ऑप्टिमाइज करने का समझ आ रहा है कि मैं अगर ये वाला डेटा स्ट्रक्चर या ये वाली टेक्निक यूज़ कर लूँगा तो मैं इस इतना टाइम या फिर इतनी स्पेस को रिड्यूस कर सकता हूँ, तो वो दिखाओ। एंड फाइनली स्टेप बाय स्टेप तुम एक फाइनल ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट पे पहुँचो, एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन पे पहुँचो। वो यही देखना चाहते हैं कि तुम ये सोच कैसे पा रहे हो। बिकॉज यार बहुत लोगों को सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, बट वो यूज़ कैसे करते हैं, मेन चीज़ वही है। तो वो वही देखना चाहते हैं कि तुम वो यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते ढंग से। ठीक है। तो बेसिकली में इसका मतलब है कि डेप्थ का पता होना चाहिए। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है, इसमें मैप की एप्लीकेशन है, आप मैप से सोल्यूशन बता रहे हो, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो मैप है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या, खुद बना सकते हो एक क्लास जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म करती हो, आप खुद एक प्रायोरिटी को डिजाइन कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको डेप्थ पता होनी चाहिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और निकल लिए। तो ये एक चीज़ है, इस पर ध्यान देना है हमको। और वीडियो का मेन इंटेंट है ऑफ कैंपस के बारे में। तो निशांत आपसे मैं 3 पॉइंट और पूछूंगा दोबारा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मुझे टारगेट करनी है। मुझे पता है कि मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है, जो आती है वो इतने बेकार है कि मेरा बैठने का मन नहीं करता। तो 3 पॉइंट ऑफ कैंपस के जो ध्यान रखने हैं जिससे गारंटेड कुछ ना कुछ फायदा मुझे या फिर एक अपर एज मुझे मिलने वाली है, वो 3 पॉइंट क्या होंगे? फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट्स और रेज्यूमे अपना बहुत ऐसे बढ़िया सा बना लो, क्योंकि रेज्यूमे से ही तुम्हें टेस्ट लिंक आएगा। फर्स्ट स्टेप यही है, अगर तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, अगर तुम्हें रेज्यूमे पे रेफरल मिल रहा है तो ही तो तुम्हें टेस्ट लिंक आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपना रेज्यूमे थोड़ा अच्छा सा बना लो। सेकंड पॉइंट ये है कि यार जो तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट आ तो गया बट उसको क्लियर भी तो करना है। अब क्लियर कैसे करोगे, तुम जितने कॉन्टेस्ट दे सकते हो, जितने तुम टाइम्ड कॉन्टेस्ट दोगे ना कोड फोर्सेस पे या लीड कोड पे, उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तुम्हें वो टाइम्ड इन्वायरमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ेगी एंड वही तुम्हारे ओरिजिनल जो कॉन्टेस्ट होगा ना उसमें वो चीज़ हेल्प करेगी पक्का। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इस पर वर्क करना। जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड उतना ही ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड फाइनली यार बी कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंस और तुम्हारा कैसे तुम सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम को वही देख रहा होता है इंटरव्यूअर, तो अगर तुम ध्यान से और कॉन्फिडेंटली अपने आंसर को बता रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, जाने से पहले एक क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, वो ये कि कॉम्परेटिव प्रोग्रामिंग का आपके इंटरव्यू में क्या रोल था? क्या ऐसा कुछ पूछा गया जो कॉम्परेटिव से रिलेटेड हो? तो यार जो जितने भी तुम्हारी फांग रिलेटेड कंपनीज हैं या फिर जो बड़ी कंपनीज हैं ना, वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव नहीं पूछती। मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन टाइप्स
अब ऊबर पूछती है, गूगल पूछती है थोड़े बहुत, बट ये कंपनीज तुम्हारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करती है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन तो मेरे से नहीं पूछा था, ना टेस्ट में ऐसा कुछ कॉम्पिटिटर रिलेटेड आया था, ना तुम्हारे किसी इंटरव्यू में आया था, तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन ही पूछे थे मेरे से। तो ठीक है यार, तुमने बहुत सारी चीजें समझ ली है। यहाँ पे हमने समझ लिया कि ऑफ कैंपस में क्या क्या चीजें करनी है जो असलियत में काम आती हैं, जो वर्क करती हैं। ठीक है, हवा वाली बातें नहीं, जो प्रैक्टिकली हम कर पाते हैं, उन चीज़ों की बात कर ली हमने। प्रिपरेशन में 2-3 दिन में अगर आपको वापस वाइंड अप करना हो सब कुछ, तो किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, कैसे करना है, क्वेश्चनों को कैसे आंसर करना है कि इंटरव्यू के अंदर, प्रोजेक्ट डिस्कशन में क्या क्या जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो निशांत, लास्ट मैसेज ऑडियंस को आपकी तरफ से। तो यार बस अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस रखो, निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो यार कि तुम कर सकते हो, तुम ये चीज़ अचीव कर सकते हो। अगर वो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे साथ तो आज नहीं तो कल ज़रूर निकालोगे। रिजेक्शन से बिल्कुल मत डरना। और बाकी यार थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। फिर से बात करके काफ़ी मज़ा आया। लास्ट वाली वीडियो देख लेना लोग, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। बस बैक टू यू सर। ओके, थैंक्स निशांत। और प्लेसमेंट यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हुआ ना होना, ये 6 से 8 महीने की चीज़ है। 6 से 8 महीने डेडिकेटेड प्रिपरेशन और आप किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर हो जाएंगे। नॉर्मल सी चीज़ यार, टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा हो जाएगा। बैठे अभी हम, जब तक बैठे करवा के जाएंगे, आपको टेंशन मत लेना। ठीक है निशांत भाई? ओके सर, ओके, बाय बाय।